हेलो बाबूराव। आज हम शुरू करते हैं पाठ। पहला पाठ है वास्तविक संख्याएं। इस पाठ को शुरू करने से पहले इस पाठ में जो यूज होते हैं, टर्म्स हैं जो हम बार बार बोलते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपकी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं किसको बोलते हैं? प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एन से डिनोट करते हैं। एन से इसलिए डिनोट कर दिया क्योंकि इसको बोलोगे आप नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं होती क्या है? जो नॉर्मली हम बोलते हैं, जैसे एक से शुरू होंगी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ और आगे चलती जाएंगी, चलते हैं ना। नेचुरल नंबर बोल देते हैं इंग्लिश में इसको। नेचुरली मतलब लगभग जो नॉर्मली हमारी मतलब मुंह से निकलता है, तो एक से ही शुरू करते हैं हमारी गिनती, तो इसको बोलोगे आप प्राकृत संख्या। और इसको दर्शाएंगे किससे? एन से दर्शाते हैं, एन से। फिर इस प्राकृत के बाद दूसरा आ जाता है पूर्ण संख्या। इसके बाद बोलेंगे हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलोगे आप होल नंबर, डब्ल्यू। इसलिए इसको होल नंबर को पूर्ण संख्या को हमने दर्शाया डब्ल्यू से। इसमें सिर्फ क्या होगा? जीरो जुड़ जाएगी। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच। जब मैं तीन बिंदु लगा दूं तो इसका मतलब समझो आगे चलता गया, आगे तो कोई है ही नहीं, है ना। इन्फिनिटी मतलब के आगे चलती जाएंगे, आगे कुछ और छोर नहीं है इनका। तो दूसरी होगी हमारी पूर्ण संख्या। इसके बाद आ जाता है पूर्णांक। तीसरे नंबर पर वापस क्या आ गया? पूर्णांक। पूर्णांक। पूर्णांक क्या का मतलब है कि एक हमारे एक नंबर सिस्टम इस तरह से ले लेते हैं हम। लाइन ले लिया हमने, बीच में क्या था? जीरो होता है। इस तरफ क्या हो जाएगा? एक। इस तरफ क्या हो जाएगा? दो। इस तरफ क्या हो जाएगा? तीन, चार और पांच। और इस तरह हम एक तीर का निशान लगा देंगे। तीर के निशान का मतलब भाई आगे तो क्या है? गाड़ी चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, आगे कोई और छोर नहीं है। अब इस तरफ आ जाते हैं, दूसरी तरफ। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? घटा का एक, है ना, घटा का दो, घटा का तीन मतलब -3। इधर है -4, इधर हो जाएगा -5। घटा के आ जाएंगे। इनका और छोर होगा, इस तरफ भी और छोर नहीं होगा। तो इसमें हमारे हमने इसके दो वो कर दिए, इससे इस तरफ ये वाले जमा वाले, या इसको हम धनात्मक बोल सकते हैं। और इस तरफ वाले घटा वाले, इनको ऋणात्मक बोल देंगे। तो जो पूर्णांक है हमारे, जो पूर्णांक हैं, पूर्णांक दो तरह के होंगे, धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। ये वाले धनात्मक हो जाएंगे, इस तरफ वाले धनात्मक, है ना, जमा वाले। और इस तरफ वाले ऋणात्मक हो जाएंगे। ऋणात्मक जो घटा वाले हैं, नेगेटिव हैं, जिनको हम नेगेटिव, है ना, इसको इंटीजर भी बोल देते हैं हम। इंग्लिश में क्या बोल देंगे इनको? इंटीजर्स, है ना। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, जमा के और घटा के। तो इसको कैसे लिखें भाई हम? बीच में जो जीरो हो जाएगी हमारी, फिर इस तरफ एक, इस तरफ दो, इस तरफ तीन, इस तरफ चार, इस तरफ पांच, और चलती जाएगी, चलती जाएगी। इस तरफ क्या हो जाएगा? घटा एक, घटा दो, घटा तीन, घटा चार, और इस तरफ भी आगे चलती जाएगी, चलती जाएगी। ये हो गए हमारे पूर्णांक। पूर्णांक को हम दर्शाएंगे आई से, है ना। इसे दर्शा देंगे, यहां ले लेता हूं आई। आई मतलब इंटीजर्स। इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंग्लिश में हम इसको इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर्स, इसीलिए इसको हमने आई बोल दिया था। अब इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं हमारी प्रीमेय संख्याएं। ये आप वैसे छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं ना। प्रीमेय संख्या, इनको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर्स। प्रीमेय संख्या क्या होती है? वो सारी संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और प्रीमेय संख्या को दर्शाते किससे? हम q से दर्शाएंगे। इसे दर्शा देंगे q से। जैसे कि 2/3, 5/9, कुछ भी इस तरह की लिख सकते हैं, 7/8। बस क्या होगा इसमें? जितने भी कोई भी नंबर लिख लिया आपने, मान लो, तो जो नीचे वाला है, हर है, एक अंश होता है, एक हर। हर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। परिमेय संख्या में क्या बोलते हैं? p बटे क्यू के रूप में लिखोगे, और जो नीचे वाला q है, हमारा q है, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। अब आ जाता है अपरिमेय संख्याएं। अगला है हमारी जो अगली टर्म है अपरिमेय संख्या। जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय हो जाएगी। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बताने से पहले मैं दो तीन चीजें बताऊंगा आपको, छोटी छोटी सी। देखिए कई नंबर ऐसे हैं, जैसे 1/3 है, अगर हम इसको भाग करेंगे, 1/3 को इस तरह भाग कर, तो आप 3 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? दशमलव आ जाएगी ना, दशमलव आ जाएगी यहाँ पे। तो 3 तिया 9, फिर एक बचेगा, फिर दोबारा 3 तिया 9,
फिर 1 बचेगा, फिर दोबारा 3 या 9 चलती जाएगी। तो आपकी ये इस तरह आ जाएगा 0.3, 3, 3, 3, 3, 3, खत्म ही नहीं होता, है ना। इस तरह से वो खत्म नहीं होता, उसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव। क्या बोल देंगे इसको? अशांत। शांत नहीं है, शांत हो तो खत्म ही हो जाएगा ना। अशांत दशमलव बोलोगे आप इसको। सॉरी, यहाँ आएगा अशांत दशमलव बोलेंगे। अशांत दशमलव, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। खत्म ही नहीं होता। टर्मिनेट मतलब शब्द का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म ही नहीं होते ये, है ना। ये कैसे हैं? आगे चलते जाइए, चलते जाए, कितनी भी देर बात करो, अशांत दशमलव बोल दे तो नॉन टर्मिनेटिंग बोल दे। और ये वाला जो उदाहरण लिया हमने, इसमें क्या होता है, वो बार बार वही चीज आती है, 3, 3, 3, 3, 3, 3 आता गया। तो जो ये वाला है हमारा, ये वाला कैसा है? आवर्ती है, रिपीट होता है। ये कैसा है? आवर्ती। ये कैसा है? आवर्ती दशमलव है, ये रिपीटिंग है। कैसा है? ये रिपीटिंग है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो रिपीट ही नहीं होते। अब मैं 2 नंबर ऐसे लिख लेता हूं। एक तो दोनों बात होंगी अशांत दशमलव। अब क्या लिखेंगे? मैंने लिखा एक ऐसा नंबर है जो अशांत दशमलव है। अशांत समझ गया आप लोग, है ना। अशांत मतलब खत्म ही नहीं होता, वो खत्म ही नहीं होता। अशांत दशमलव, एक चीज लिख दी मैंने, एक चीज लिख दी, अशांत दशमलव है, अशांत है ये। दूसरा फिर क्या लिखा मैंने? अशांत दशमलव के साथ साथ वो रिपीट भी नहीं होता, वो अनावर्ती है। कैसा है वो? अनावर्ती है। जो ये उदाहरण देखा हमने, ये तो आवर्ती है, बार बार 0.3, 0.3, 3, 3, 3, 3 आता रहेगा, तो आवर्ती है। तो अनावर्ती दशमलव कैसा हो जाएगा? मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ आपको। जैसे मैंने लिख दिया, सपोज करो यहाँ पे 0.102, फिर कुछ भी लिखता गया मैं, 002, फिर लिख दिया 302, फिर ऐसे जीरो बढ़ाते गए एक एक, है ना। दो कुछ भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है आप यहाँ पे, है ना। 5 भी लिख सकता हूँ, बस जीरो। तो ये इस तरह चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। इसने ये दोनों चीजें आ गई इसमें। कि अशांत है, अशांत क्यों हो भाई? अशांत दशमलव इसलिए है कि ये खत्म ही नहीं होता, चलता गया, चलता गया, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग है एक चीज। फिर आएगा अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती का मतलब ये हो गया कि इसमें ना नॉन रिपीटिंग है, मतलब रिपीट नहीं हो रही चीजें, है ना। इंग्लिश को क्या बोलोगे आप इसको? नॉन रिपीट। रिपीट समझ देना, बार बार ना आना वापस। ये तो रिपीटिंग था, ये वाला रिपीटिंग था, है ना। ये नॉन रिपीटिंग है, ये अशांत है। अशांत का मतलब कैसा हो जाएगा? अब भाई ये तो खत्म ही नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग। इंग्लिश में ही बता दिया साथ साथ, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये खत्म ही होता और ना ही बार बार दोहराया जाता, रिपीट भी नहीं होता, है ना। या तो इसको हिंदी में अशांत दशमलव और अनावर्ती दशमलव बोल देंगे। इसमें तो ये खत्म हुआ नहीं हुआ खत्म, आगे चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। दूसरा, कहीं पे भी आवर्ती नहीं हो रही, नहीं हो रही आवर्ती, है ना। देखो वापस वही नहीं आया, हर बार कुछ ना कुछ बदल गया। जैसे इसमें तो क्या था? दशमलव। अगर एक दूसरा उदाहरण लो मैं छोटा सा यहाँ पे, 0.123, 0.123, 123, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा? ये आवर्ती है, रिपीटिंग है ना। लेकिन ये वाला कैसा है? अनावर्ती है। तो वो परिमेय संख्या किसको बोलोगे आप? अपरिमेय, सॉरी, अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो अशांत दशमलव हैं और साथ साथ में कैसी हैं? अनावर्ती दशमलव हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को आप पी से डिनोट करोगे, है ना। इंग्लिश का लेटर जो पी होता है उससे डिनोट करेंगे, उससे दर्शाएंगे हम अपरिमेय संख्या को। और अपरिमेय संख्या वो होती हैं जो कभी खत्म ही ना होती हो, अशांत दशमलव हो, अनावर्ती, और जो बार बार दोहराई नहीं जाती, या कह देंगे जो रिपीट नहीं होती। इसका उदाहरण बिल्कुल आसान होता है लिखना। आप कोई भी जो मन में आया लिख दिया, 903, फिर 2 जीरो लगा दो, फिर यहाँ पे 3 जीरो लगा दो, फिर यहाँ पे 4 जीरो लगा दो, फिर यहाँ पे 5 जीरो लगा दो, और ऐसे ऐसे कुछ भी इस तरीके से लिख देंगे हम। तो ये दोनों बातों को मैं फॉलो करती है। अशांत दशमलव भी है, अनावर्ती दशमलव भी है। अब इसके बाद एक है हमारा आखिरी, इसको बोलेंगे हम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में क्या आ जाएगा? एक तरह से मैं इसको समझाऊं थोड़ा सा। सबसे पहले हमने लिया था प्राकृत संख्या। ये एक बैग है छोटा सा, चलो बैग क्या, चलो एक इस तरह वृत्त बना लेते हैं, सर्कल। इसमें आपकी प्राकृत संख्या थी, प्राकृत संख्या हमने एन से दर्शाई थी। फिर प्राकृत संख्या, उससे बड़ा बैग जो, या बड़ा, उस प्राकृत संख्या में अगर आप जीरो मिला देते, उसमें आप जीरो जोड़ देते, तो क्या बन गया था हमारा?
पूर्ण संख्या मिल गया था, है ना। तो ये तो जो शुरू में तो क्या था हमारा, प्राकृत संख्याएं थी, फिर उसमें जीरो और मिला दी तो आपके क्या बन जाएंगे, पूर्ण संख्या बन जाएगा। फिर हमने क्या किया उसमें, जमा वाले और ये जमा वाले जो थे घटा वाले और मिला दिए, है ना। आपने क्या किया, देखो ये सबसे छोटा है एक तरह से हमारा, ये कम नंबर थे, फिर जीरो मिला दी तो क्या हो गए, जीरो पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या तो यहां तक थी हमारी, ये इस तरफ। अब आपने ये ऋणात्मक और नंबर मिला दिए तो पूर्णांक हो जाएंगे, हम बड़ा करते जा रहे हैं ना। ये क्या हो जाएगा आपका, पूर्णांक को आप करते थे आई से डिनोट, ये क्या बन जाएगा हमारा आई, है ना। फिर इससे बड़ा अगर हम करेंगे, आई से ही बड़ा कर देते हैं, तो हमारा फिर क्या आ गया था, याद करो प्रीमेय संख्या आ गया था, है ना। क्यू से डिनोट करते थे। अब ये देखिए, एक चीज बताऊं मैं आपको छोटी सी, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे, मैं आई हटा देता हूँ, यहाँ से आई लिख देता है आई, है ना, पूर्णांक आई से जैसे जैसे नीचे आओगे तो ये एक तरह से बड़े होते चले जाएंगे, क्या होते जाएंगे, बड़े। प्राकृत संख्या से बड़ा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या से बड़ा पूर्णांक, पूर्णांक से बड़ा प्रीमेय संख्या, है ना। प्रीमेय संख्या कैसे हो जाएगा पूर्णांक से बड़ा, पूर्णांक तो बहुत सारे थे, प्रीमेय संख्या भी किसी भी पूर्णांक को उठाओ, किसी भी पूर्णांक को उठा लो, है ना। जैसे एक था तो एक बटा एक लिख दिया, पूर्णांक प्रीमेय संख्या बन गया। दो था तो दो बटे एक लिख दिया, पांच था तो पांच बटे एक लिख दिया, जीरो था तो जीरो बटे एक लिख दिया, नाइन है तो नौ बटे एक लिख दिया, घटा दस है तो घटा दस बटे एक लिख दिया। तो जितने भी पूर्णांक है हमारे, जितने भी पूर्णांक हैं, इन पूर्णांकों को प्रीमेय संख्या आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्यू हो गया। और एक और है हमारा, मैं इसमें नहीं लिखूंगा वो, है ना, जो हमारा अप्रीमेय संख्या है, अप्रीमेय संख्या है हमारी। अप्रीमेय संख्या किससे दिखाया था आप लोगों ने, पी से दिखा दिया था, इसका एक अलग वो बना लिया हमने सर्कल, ठीक है। तो जो हमारा सबसे बड़े वाला सर्कल है, सबसे बड़ा वाला सर्कल किसका बन गया हमारा, प्रीमेय संख्या का, है ना। अगर मैं प्रीमेय संख्या की बात करूं, ये सर्कल कह दें या वृत्त कह दें, जो प्रीमेय संख्या हमारी क्यू से डिनोट करते हैं, इसके अंदर सारी चीजें आ गई। एक प्रीमेय संख्या का झोला मान लो, बैग मान लो भाई, तो अगर आप मैंने प्रीमेय संख्या लिख दी, क्यू से डिनोट करते हैं, तो इसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। इसके अंदर पूर्णांक भी आ गए, इसके अंदर पूर्णांक के अलावा पूर्ण संख्या भी आ गई, इसके अंदर प्राकृत संख्या भी आ गई। तो अब इन दोनों को मिला दो आप, इन दोनों को मिला देंगे हम, इन दोनों को मिला देंगे, क्या बोलते हैं इसको, प्रीमेय संख्या और अप्रीमेय संख्या। ये हमारा क्यू था, है ना। क्यू वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी, क्यू जमा पी, मतलब के एक तरह से क्या बोलूं मैं, प्राकृत वास्तविक संख्या क्या हो जाएंगी, प्रीमेय संख्या, सारी की सारी प्रीमेय संख्याओं को मिला दो और साथ में अप्रीमेय संख्याओं को मिला दो, तो सबसे बड़ा जो हमारा बैग बन जाएगा, या जिसमें सारी चीजें आ गई, वो हमारी वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को किससे डिनोट करेंगे हम, वास्तविक संख्याओं में प्रीमेय संख्या और अप्रीमेय संख्या होती हैं, लेकिन वास्तविक संख्याओं को आप डिनोट या दर्शाएं किससे, आर से, रियल नंबर, है ना। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोल दोगे आप, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब ये संख्या वास्तव में होती हैं, हम किसी चीज को इनसे दर्शा सकते हैं। अब आगे दो तीन चीजें और हैं छोटी छोटी सी, ये मैं बात आ चुका हूँ, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, आवर्ती, अनावर्ती। अब आ गया एक छोटा सा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या वो संख्या जो भाग हो जाए किसी और से, है ना। दो या दो से ज्यादा चीजों, दो से ज्यादा अंकों से भाग हो जाए। जैसे कि हम बात करें 10 की, 10 किस किस से भाग हो जाएगा भाई, 10 को अगर भाग करोगे खुद एक से हो जाएगा, हाँ एक से हो गया। 10 10 से हो जाएगा, हाँ। ये तो सभी हो जाते हैं, एक से तो सभी संख्याएं भाग होंगी और खुद से भी भाग हो जाती हैं सभी, है ना। याद रखो ये दो बात की मैंने, पहले मैंने बोला एक से भाग हो जाए, फिर मैंने बोला खुद से भाग हो, लेकिन इसके अलावा भी किसी से भाग होती है 10, हाँ दो से भाग हो गई। इसके अलावा भी किसी से भाग होती है 10, हाँ पांच से ही भाग हो गई, है ना। पांच दूनी 10 ऐसे हो जाएगा, दो पंजे 10 ऐसे हो जाएगा। तो वो संख्याएं जिनके गुणनखंड दो से ज्यादा होते हैं, है ना। भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, भाज्य संख्या वो संख्याएं जिनके गुणनखंड दो से ज्यादा हैं। जैसे एक, है ना, इसके गुणनखंड क्या लिख दूं मैं, दो पांच 10। एक और वो खुद तो हमेशा ही होते हैं, कोई भी संख्या उठाओगे आप, एक और वो खुद तो होते ही हैं, ये तो हमेशा ही मिलेगा ना। किसी भी संख्या का एक भी होगा, एक से ही भाग होगा, 10 से ही भाग होगा, ये तो पक्का होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी होने चाहिए, उनको बोलेंगे भाज्य। अगर मैं बात करूं 11 की, 11 किससे भाग होता है, एक से होगा 11 से,
तो इसको आप बोल दोगे अभाज्य संख्या। इसको क्या बोल देंगे हम? अभाज्य। 11 को क्या बोलेंगे? अभाज्य, क्योंकि 11 के दो ही गुणनखंड है। जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे, 13 की बात करो आप, 13 किससे भाग होगा? 1 से होगा। 13 से खुद से होता है और 1 से होता है ना? 7 की बात करें, 7 किससे होगा? 1 से होगा और 7 से होगा। तो ये सारे के सारे हैं, जो ये है हमारा 11 है अभाज्य संख्या है, 13 है अभाज्य संख्या है, 7 है अभाज्य संख्या है। औरों की बात कर लेते हैं। 9, 9 अभाज्य है नहीं, भाज्य संख्या। क्यों? 1 से हो गया, 3 से हो गया और साथ में 9, तो 3 एक अलग आ गया ना। 2 से ज्यादा जिनके गुणनखंड होते हैं उनको अभाज्य संख्या बोलते हैं। 15, 15 देख लीजिए, 2 से तो होगा नहीं, 1 से हो गया, 3 से हो गया, 5 से और सीधा 15 से। तो जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड है भाज्य संख्या, जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड है वो अभाज्य संख्या कहलाएंगी हमारी। ठीक आ जाता है हमारा से अभाज्य संख्या, से अभाज्य संख्या। इनको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम। क्या बोलते हैं? को प्राइम। ऐसे दो नंबर, ऐसे दो संख्याएं ले लेंगे, दोनों की दोनों कैसे होंगी? अभाज्य। मतलब कि जैसे मैंने लिख दिया 5/7। अब 5/7 में इनमें कोई किसी एक में भी इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, ये किसी एक ऐसे से भाग नहीं होती है ना। इनमें सहभाज्य कोई भी नहीं है ना। सहभाज्य संख्या कोई भी नहीं है, इनके दोनों का गुणनखंड कुछ भी नहीं है। 3/5 ले लो, ये भी कैसी है? सहभाज्य संख्या है। अगर मैं 6/9 ले लूं, 6/9 सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 3 से भाग हो रही है, दोनों 3 से कट जाएंगे। देखो दोनों कैसे कट जाएंगे? 3 से, है ना। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो ये तो नहीं है सहभाज्य संख्या, ये है। ठीक है, जो किसी से भी आपस में ना कटते हो उनको बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। जैसे 7/8, हाँ भाई सहअभाज्य है ना। 9/11, हाँ सहअभाज्य है। अगर हम बात करें 20/35, तो ये सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 5 से कैंसिल हो रही है। अब बात कर लेते हैं हम अपने एक्सरसाइज की, जो हमारी पार्ट है उसकी बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रश्नावली 1.2। आसान है बिल्कुल। इसने क्या बोला हमें? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसके हमें अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। किसी के भी गुणनखंड लिखेंगे तो हमें अभाज्य गुणनखंड ही लिखने होते हैं। एक एक करके लिख देते हैं। 140, 140 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। इस तरह कर लेते हैं, हमें आता है ये। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? सबसे पहले अभाज्य 2, 3, 5, 7, 11, 13 और इस तरह चलेंगे ना। 13 के बाद आ जाएगा 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23 एंड सो ऑन। तो 2 से कर दें, तो 2 से करेंगे तो 70 हो जाएगा, फिर 2 से कर देंगे तो 35 हो जाएगा। अब तो 2 से होगा नहीं, 3 से भी नहीं होता, तो हो गया 5 से, कोई आ गया 7। तो 140 को कैसे लिख दें भाई हम? एक से यहीं लिख देता हूँ। 140 को कैसे लिख दें गुणनखंड के रूप में? आपने 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये सारे के सारे इसके, ये 7 है भाई यहाँ पे, ये इसके सारे अभाज्य गुणनखंड है। कैसे गुणनखंड है? 2, 2, 5, 7, है ना। 2, 2, 5, 7। कुछ ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहो तो, 2, 2 की घात 2 लिख दो, क्योंकि 2 2 बार आया था। गुणा 5 गुणा 7, दोनों ही ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब दूसरा सवाल करते हैं। 156, 156 के भी इस तरह अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। बिल्कुल आसान है। पहले 2 से भाग करके देखो, 3 से करो, 5 से 7, 11, 13, 17, 19, 23 और आगे चलती जाएगी गाड़ी। तो जिसके अंत में जैसे सम संख्या 2 से तो पक्का ही होगा ना। 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से कर दो भाई। 2 तिया 6, 2 नीम 18। अब तो 3 से होगा ना। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब तो किसी से होता ही नहीं। तो 156 के क्या क्या हो जाएंगे हमारे गुणनखंड? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। बस इतना लिखना है आपको। अब तीसरा सवाल कर लेते हैं। ये है हमारा 3825, 3825 किस तरह लिखेंगे भाई? इसको इस तरह कर दें। पहले 2 से नहीं होगा, आखिरी संख्या विषय में 3 से होता है। 3 का हमें पता है, सबका जोड़ करके देख लो। 3 जमा 8 जमा 2 जमा 5, 10, 10 15, 15 और 3 18। इनका सम 3 से भाग होता है ना, इनका जोड़ 3 से भाग होता है। सारे अंकों का जोड़ अगर 3 से भाग होता है तो वो मतलब 3 से होगी, तो ये हो जाएगी 3 से ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितना बच गया भाई? 2, 2, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अगर किसी को भाग करने में ऐसे दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल साधारण तरीके से भी कर सकते हो। कैसे कर लेंगे भाई?
3 से मैं भाग नहीं कर पाते तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है कि डायरेक्ट ही करो बिल्कुल। तो 3 कैसे करूँ, 3 एकम 3, फिर 8 उतार लेंगे, 3 दूनी 6, फिर 2 2, 3 सत्ते 21 और भाई अब 5 उतार लिया, 3 पंजे 15, है ना। तो यहाँ पे आ गया हमारा, हम सीधा भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। फिर देखें तो क्या दोबारा 3 से भाग होता है, तो इसका तरीका क्या है, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, तो ये भी 15 आ गया ना इनका जोड़ सबका, तो ये 3 से पक्का भाग होगा क्योंकि 15 15 तो 3 से भाग होता है ना। अगर इनके अंकों का जोड़, अगर इसके अंकों का जोड़ 3 से भाग होता है तो ये सारा भी 3 से भाग होता है, तो हम 3 से भाग कर देते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब होगा 3 से भाग, 6 6 और 5 11 नहीं होता 3 से, अब 3 के बाद 5 से, क्योंकि आखिरी में 5 5 से पक्का भाग हो जाएगा, 5 8 40, 2 5 5 5 25, फिर 5 से हो गया ये, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। तो जो ये संख्या है हमारी बड़ी सी, इसको यहाँ लिख लेते हैं हम, जो बड़ी सी संख्या है इसके गुणनखंड क्या हो जाएगा, बड़ी सी संख्या तो क्या है, 3825 है, 3825, इसके गुणनखंड क्या क्या हो गया भाई, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अब बात करते हैं 5005 की, मैं ले लेता हूँ 5005, इस तरह कर लेते हैं इसको भी। तो 5005 देखो, ये 2 से भी भाग नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का जोड़ 5 और 10 है, 3 के बाद सीधा सीधा ये किससे भाग होगा, 5 से तो भाग होता ही है, तो 5 से भाग कर देते हैं, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब ये 1000 एक किससे भाग होगा, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 5 से 7, 7 से करके देख लेते हैं हम, ऐसे नहीं पता लगेगा हमें ना, 7 से करके देखो, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 1, 7 या 21 हो गया, है ना। इसको हमने 7 से भाग किया, कितना है 143, इसको फिर 7 से भाग करेंगे नहीं होता। अब 7 के बाद क्या आता है 11, 11 से भाग करके देखें 143 को, 143 को आप 11 से भाग करके देखो, 11 एकम 11, बचेगा 3, उतार ले 3, 11 3 33, तो ये 11 से भाग हो गया, ये 11 से भाग हो गया, कितना है हमारा 13। यहाँ से अलग से करके देख लेंगे हम, तो यहाँ पे हमें साफ साफ पता लगे इसके गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 5005 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, मतलब कि हमें इसके अभाज्य गुणनखंड बताने थे, तो ये है इसके अभाज्य गुणनखंड। अब एक और संख्या रहती है हमारी, इसको देख लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड बताने हमें इसके क्या है, ये हमारी 7429, इधर कर लेते हैं 7429, 7429, 2 से भाग होगा नहीं, 3 से भाग होगा, 3 से कैसे देगा, 7 और 4 11 ना, देखो यहाँ पे इस तरह कर लेंगे, 7 और 4 11, 11 2 13, 13 और 9 22, 22 तो 3 से भाग नहीं होता, 3 या तो 5 से भी नहीं होगा क्योंकि आखिरी में 9, 5 के बाद आ गया हम सीधे 7 पे, 7 से करके देखना पड़ेगा, ये आपको कर करके ही देखने पड़ेंगे ना, 7 4 2 9, 7 से भाग करके देखना पड़ेगा, 7 एकम 7, फिर 4 उतारेंगे नहीं होता, चढ़ा देंगे 0, है ना, 7 6 42, तो 9 रह गया, तो 7 से भी नहीं होता भाई, इसको हटा देते हैं, 7 से ही नहीं हुआ, 7 के बाद आ देते हैं सीधे 9 11 पे आ गया, है ना। अब 11 से करके देखें, 11 6 66, ठीक है, तो 14 में से 6 गए 8, 2 11 से 77, 12 में 7 गए 5 9, तो 11 से भी नहीं होता, 11 के बाद 13, 13 से करके देखें, 11 के बाद कितना आ जाएगा हमारा, 13 से करके देखो, और कोई तरीका है नहीं इनका, ऐसे ही कर करके देखना पड़ेगा, देख रहे हैं किससे, है ना, 11 13 17 23, तो 13 से करके देखते हैं, 13 चौक 12, 13 पंजे 13 अच्छी 78, 13 अच्छी 78, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 78 ज्यादा हो जाएगा ना, 14 में से 5 गए 9 2, 13 पंजे 13 अच्छी 78, 13 7 91, 1 9, 13 से भी नहीं होता भाई, ये 13 से नहीं होता, तब किसका नंबर आएगा अगला, 17 का, 17 से करके देखते हैं इसको, 17 तो नहीं, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 14 में से 8 गए 6 2, 17 पंजे 17 चौके 68, 17 51, 17 51, यहाँ पे कितना बचा, एक एक उतार ले लो, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, तो हमने देखा सीधा 17 पे ही हुआ बस, और किसी से नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पे कितना आया हमारा 437, भाग करके देखा हमने, अब 17 से हुआ है तो और दोबारा 17 से करके देखें एक बार,
17 से करके देख लो भाई, कभी होता हो दोबारा। 17 एकम 17 3 34 रगनी 34, तो कितना रह गया 9, तो 17 से तो नहीं हुआ। अब 17 के बाद क्या आता होगा, 17 के बाद सीधा क्या आएगा हमारा, 17 के बाद आ जाएगा हमारा 19। 19 से करके देखें, इसको 19 से करके देखते हैं, चलिए। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 13 में से 8 गए 5, 19 दूनी 19 30 57, ये बन गई बात हमारा, है ना। 19 से भाग किया तो हो जाएगा, यहाँ पे आ गया कितना हमारा 23। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है क्या क्या है, 17 19 23। मैं यहाँ पे बीच में लाइन लगा देता हूँ अलग अलग, है ना। क्या क्या आ गया हमारे 7629 के अभाज्य गुणनखंड है 17 गुणा 19 गुणा 23। देखिए इसने बोला यहाँ पे पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और एलसीएम के गुणा के बराबर है। HCF हमारा क्या होता है, महत्व समावर्तक, और एलसीएम लघुत्तम समावर्तक होता है हमारा। हम पहले तो इसकी बात ही कर लेते हैं इनकी निकालने की। उदाहरण के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण ले लेता हूँ। 8 और 12 दो संख्याएं ले ली हमने, 8 और 12। सबसे पहले जो भी संख्या लेंगे उनके हम अभाज्य गुणनफल लिख लेंगे। 8 की तो हमें सीधे ऐसे लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, बराबर का निशानी लगा देते हैं। 12 के भी आप ऐसे लिख सकते हैं छोटे छोटे जानबूझ के लिए, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो नीचे आ जाती है 12। अब HCF का मतलब क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या तो इसका महत्व सामर्थ्य क्या मतलब हो जाएगा, दोनों में कॉमन, दोनों में जो चीज हो, है ना। कॉमन को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। कॉमन शब्द का मतलब क्या होता है, जो उसके पास भी है उसके पास भी है। हिंदी में क्या बोल देंगे इसको, उभयनिष्ठ, तो बोलेंगे उभयनिष्ठ। तो इसने बोला ये जो दो अंक है हमारे, इनके अभाज्य गुणनखंड है, इसके अभाज्य गुणन, इसके अभाज्य गुणन, इन अभाज्य गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ है, जो कॉमन है, जैसे दोनों में देखा हमने, दो दो इसमें भी है और दो दो इसमें भी है, तो जो चीज दोनों के पास है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, वही हमारा क्या होता है, HCF। तो HCF क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। तो इसका HCF आ गया 4, क्योंकि दोनों में है। ये 8 और 12, 12 के और 8 के जो गुणनखंड थे, अभाज्य गुणनखंड थे, उनमें कॉमन क्या था, दो दो थे। दो की घात दो भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं एलसीएम। अब बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम में हम क्या कह देंगे, जितने भी अभाज्य गुणनखंड है, इसके भी और इसके भी, जितने भी अभाज्य गुणनखंड है, 8 वाले भी और 12 वाले भी, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, प्रत्येक जितने भी यहाँ पे और यहाँ पे सारे देख लेंगे, दोनों जितने भी अभाज्य गुणनखंड है उनकी सबसे बड़ी घात, तो 2 है, 2 की कितनी घात हो सकती है, 2 की घात कितनी हो जाएगी, 1 2 3, तो बड़ी घात क्या है, 2 की घात 3। तो 2 की घात इस वाले में, अगर हम इसकी बात करें 12 में, तो 2 की घात 2 थी, 8 में बात करें 2 की घात 3 थी, तो हम ऊपर वाले की बात करेंगे, क्योंकि हमने अभी बात की प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल ही एलसीएम होता है हमारा, लघुत्तम समावर्तक। वो बात करें 3, 3 तो एक ही बार है भाई, बस इतना लिख देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, हिसाब लगाओ, 2 की घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 8, 8 के 24। तो जो ये दो नंबर है 8 और 12, 8 और 12 का HCF तो कितना हो जाएगा 4, और 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। ये हमने, या अब हम ये सवाल कर लेते हैं एक बार। पहला सवाल है हमारा 26 और 91। तो सबसे पहले तो क्या करोगे आप, 26 के गुणनखंड लिख लेंगे, अगर आसान सा है तो सीधा ही लिख लेंगे ना, क्या जाएगा 2 गुणा 13 लिख लिया। 91 के लिख लो, 91 के भाई सीधे भी लिख सकते हो, है ना। 91 किससे, 2 से नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, 7, 7 से करके देखें, 7 एकम 7, तो 1 7 या 21, तो ये हो गया हमारा 91 के सीधे सीधे, है ना, 7 या 21, तो ये 21 आ गया, तो ये हो गया 7 गुणा 13, ठीक है। तो अब इसकी बात करें अगर हम HCF की, ना महत्तम समावर्तक की, उसमें क्या था हमारा HCF में, दोनों में उभयनिष्ठ, है ना, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड है उनमें से कॉमन कौन है, उभयनिष्ठ क्या है, तो हमने देखा 13 इसके पास भी है, 13 इसके पास भी है, तो बगैर ज्यादा सोचे समझे हम क्या करेंगे, 26 और इस तरह लिख देंगे ब्रैकेट में। अब वही 26 और
91 का HCF क्या होगा? 26 और 91 का HCF हो जाएगा 13। बस इतना लिखना है आपको। पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड में सुबेनिस्ट देख लेंगे, कॉमन देख लेंगे, उसको लिख देंगे। एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम किस किस का? 26 और 91 का। एलसीएम में अभी हमने क्या बात की थी? एलसीएम में की थी अब भाई जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं, जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं, सारे मिला के उनमें से अधिकतम घात वाला देख लेंगे। जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी घात है उसको हम देख लेंगे कौन सा होगा। तो सबकी बड़ी बड़ी घात देख लेंगे। ये 2 तो एक ही बार है तो 2 को लिख देंगे, है ना। 13 भी एक बार है, 7 भी एक बार है, सबको गुणा करके लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा, है ना। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 गुणा 7 गुणा 13। तो आप कर सकते हो इसको 14 गुणा 13, 14 गुणा 13 करके देख लेते हैं हम यहाँ पे ना। 2 से 14, 2 7 ही कर दिया, अब 13 ही कर देते हैं। 13 चौक 52, 13 एकम 13, 13 और 5 कितने होते हैं? 18। इसका उत्तर कितना आ जाएगा? इसका उत्तर कितना आ जाएगा भाई? करो, 182 आ गया ना, 182। अगला सवाल देखिए, 510 और 92। तो 510 के पहले अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। 510 के अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए यहाँ पे, तो अलग कलर से कर लेते हैं। 2 से होगा, हाँ 2 क्योंकि आखिरी में 0 है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10। फिर दोबारा 2 से तो नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, हाँ 3 से हो जाएगा। कहीं इनका तीनों का जोड़ देखो 12 है, तीनों का जोड़ 3 है। 2 5 5, 2 5 5, तीनों का जोड़ 12 है और 12 3 से भाग होता है, तो इसका मतलब ये 3 से पक्का भाग होगा। 3 अठे 24 और 3 पंजे 15। अब 3 से होता है, 8 और 5 13, 3 से नहीं होगा, 5 से कर देंगे। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो इसके यहीं लिख देते हैं हम। 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब है 92, 92 की ओर लिख लेते हैं, यहीं कर लेते हैं 92। 92 के अभाज्य गुणनखंड 2 से कर देते हैं। 2 चौक 8, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 92 करते आसान है, 2 गुणा 2 गुणा 23। अब बात करते हैं इसके HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या तो इसको क्या बोल देते हैं हम? महत्तम सामर्थ्य। महत्तम सामर्थ्य में अभी बात की हमने दोनों गुणनखंडों में, इसके और इसके जितने अभाज्य गुणनखंड है उन दोनों में से, दोनों के ये जितने गुणनखंड इनमें कॉमन कौन से हैं या उभयनिष्ठ कौन से हैं। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका? सिर्फ HCF क्या आ जाएगा? 2। सिंपल HCF कितना आ गया? क्योंकि दोनों में एक ही चीज कॉमन है, LCM। एलसीएम की बात क्या की थी हमने? प्रत्येक, प्रत्येक मतलब ये पूरे के पूरे, ये सारे सारे जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी सबसे बड़ी घात, सारी के सबकी सबकी सबसे बड़ी घात। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2 2 बार है, यहाँ 2 1 बार है, तो सबसे बड़ा वाला लिखेंगे। 2 को 2 बार, 3 1 बार है तो 1 बार लिख देंगे, 5 1 बार है 1 बार लिख देंगे, 17 एक बार है 23। सबकी घात लिखेंगे, मतलब सबको लिखोगे सबको। अब 2 को लिखेंगे, 2 जो ज्यादा वाला है, 2 यहाँ 2 बार आया, 2 यहाँ 1 बार, तो 2 हमने वो लिखा जो ज्यादा बार आया, है ना। प्रत्येक गुणनखंड को लिखना है एलसीएम में, और जो ज्यादा वाला है जिसकी घात ज्यादा है वो लिखेंगे। अब इनको गुणा कर दो भाई, आप इसको गुणा कर देते हैं हम, ठीक है। HCF तो 2 पता लग गया, इसको गुणा कर दें। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, यहाँ तक तो 60 हो गया। अब है 17 गुणा 23, इसको और गुणा कर दो इन दोनों को। 17 पंजे 17 छक्का 102, 1020 गुणा 23। अब इसको यहाँ गुणा कर देता हूँ मैं, 1020 को 23 से गुणा करो। 3 जीरो, 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3 और 2 0, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2। जोड़ दो भाई सबको, ये हो गया 0, ये 6, ये 4, ये 3 और ये 2। कितना आ गया ये हमारा? 23,460। ये इसका HCF आ गया हमारा, सॉरी एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 23,460। और HCF क्या आया था हमारा? सिर्फ 2 आया था। अब अगली संख्या है हमारी कितनी? 336 और 54। इसकी बात कर लें, 336 और 54। 336
और 54 की बात कर लें तो पहले 336 के गुणनखंड लिख लेते हैं। 336 2 से भाग होगी, बिल्कुल जाएगी। 2 एकम 2, 336 ही है ना। 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से हो जाएगा ना। 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से हो गए। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 एकम 2, अब 3 से हो गया। 3 7 21, तो यहीं लिख देते हैं हम। 336 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा, या तो गिन भी सकते हो, गिन लो आप यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसको सीधा सीधा क्या लिख देंगे? 2 की घात 4। ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, गुणा में 3 और गुणा 700। 54 के अभाज्य गुणनखंड लिख लें, यहाँ लिख देते हैं। 54 के अभाज्य गुणनखंड 2 से हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से 3 27, 3 तिया 9, तो ये क्या हो गया भाई हमारा? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, या 3 की घात 3, 3 की घात कितनी होगी? 3 हो जाएगा ना, 3 की घात 3। अब बात करें एचसीएफ की, किस किस का एचसीएफ भाई? 336 और 54, ये है तरीका सही ठीक लिखने का। अब इनमें एचसीएफ हम क्या देखते थे? दोनों के गुणनखंडों में, जो दोनों में है, तो 2 की घात 4, यहाँ पे 2 की घात 1 है ना, तो एक तो 2 ही हो गया। ये जो कम है सबसे, दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पे 2 4 बार है ना। 2 गुणा 2 गुणा 2 है यहाँ पे ऊपर, लेकिन हमें तो कम वाली घात लिखनी है। फिर 3 की बात कर लेते हैं। 3 यहाँ पे एक ही बार है, यहाँ 3 3 बार है, तो हम तो एक बार वाला लिखेंगे, है ना। उभयनिष्ठ दोनों में जो कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा बेटा? 6। एचसीएफ कितना आएगा? 6। अब बात कर लेते हैं इसके एलसीएम। एलसीएम यहाँ लिख देते हैं। एलसीएम, एलसीएम किस किस का? 336 का और साथ में 54 का। एलसीएम की बात क्या की थी हमने? जितने भी टोटल गुणनखंड होंगे, जितने भी टोटल गुणनखंड होंगे दोनों के, उनकी सबसे बड़ी घात लिख देंगे, है ना। सारे अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात, तो 2 की घात 4 सबसे बड़ी है, तो ऐसे ऐसे लिख दिया, है ना। फिर 3 की घात सबसे बड़ी कौन सी है? 3 की घात 3 है सबसे बड़ी, और फिर 7 तो एक ही बार है, तो इन सबको गुणा करके लिख देते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर कितना हो गया? 64। 3 3 3 27 गुणा 7, इसको आप अगर आराम से गुणा करोगे तो आपको पता लग जाएगा कितना आएगा। कर दें क्या गुणा? ये गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 2 की घात 4 कितना हो जाएगा भाई? 2 को हमने कितनी बार? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 4 4 16, 16 हो जाएगा बेटा यहाँ पे। अब एक काम कर सकते हो, इन 2 को जल्दी जल्दी 16 सत्ते, 16 सत्ते कितना हो जाएगा? पहले इनको गुणा कर लें, जो मुझबानी कर सकते हैं ना। 16 सत्ते 112 गुणा 27, तो इसको तो लिख ही देंगे हम, है ना। कितना हो जाएगा? 112 गुणा 27 करके देख लीजिए, यहाँ पे कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, हो जाएगा 4, ये 12, ये 0, ये क्या उत्तर आ गया हमारा? कितना भाई? 3024। तो एलसीएम तो आया 3024, और एचसीएफ कितना आया था? एचसीएफ आया था 6 हमारा। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। इसने बोला हमने एचसीएफ एलसीएम निकाल लिया, इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल बराबर है। एक सूत्र है, इस सूत्र की पहले हम बात कर लेते हैं। कोई भी दो संख्या ले लें हम, कोई भी दो संख्याएं हमारी, ये पहली संख्या और एक ये दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ये बात ध्यान रखिए, सूत्र की तरह मान लीजिए, है ना। यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, इसको आप ऐसे ले सकते हो कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, कोई भी दो संख्या हो सकती हैं, उनका गुणनफल किसके बराबर होगा? उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। अब इसकी जांच कर लेते हैं हम, ये जो हमने अभी भी सवाल किए हैं इनमें जांच करते हैं। देखो हम सारा सब कुछ कर चुके हैं, फटाफट हो जाएगा। अब तो ये याद रखिए आप सूत्र इसका, दो संख्याओं का गुणनफल, दो, इसको मैं इस तरह से कर दूं, दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ से दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू या बराबर किसके हो जाएगा भाई? ये बराबर हो जाएगा इसके एचसीएफ और एलसीएम के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहले 26 और 91 है, तो दो संख्याओं गुणनफल लिख लिया हम, एक तो 26 लिख लिया, 91 लिख लिया। अब इनके गुणा कर लीजिए आप,
26 और 91 है ना। 6 एकम 6, 6 निम 54, 2 एकम 2, 2 निम 18, ये आ गया हमारा 6, 6, 8, 5, 13, ये आ गया 2366। कितना आया ये पहले वाला 2366। ये तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया। अब इनके एलसीएम एचसीएफ है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ, इनकी गुणा भी करके देख लीजिए। एलसीएम तो कितना था भाई इनका 182 था, और एचसीएफ कितना था 13। 182 और 13 एक गुणा और करके देखता आप, 182 और 13 सीधी करते हैं क्या, हाँ 13 दूनी 26, 26 का 6 ऐसे लगेंगे तो 13 पंजे पैसे 13 से 13 से 13 8 104, 104 और 2 106, 106 10 हासिल हो जाएंगे, 13 कम 13, 13 ये हो गया 23, तो ये भी कितना आ गया 2366। ये भी कितना आ गया 2366। तो हमने ये जांच में पाया कि भाई इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ बराबर है। तो अब यहाँ पे क्या लिख दोगे आप 26 गुणा 91 और इनका एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा है ना, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम की जगह कितना लिख देंगे 182, एचसीएफ की जगह कितना लिख देंगे 13, तो ये दोनों कितने आ गए हमारे 2366। ये हमने जांच में पाया, बिल्कुल ठीक है। बात आई समझ में। आपने क्या किया इसमें, दो संख्याओं का, दो संख्या क्या थी हमारी 26 91, उनका गुणनफल देखा कितना आया 2366 आ गया। फिर उसने बोला दोनों का एलसीएम एचसीएफ भी गुणा, तो एक एलसीएम तो कितना था 182 था, एचसीएफ था 13, इन दो की गुणा कितनी आएगी 2396। तो हम बोले भैया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के, और इस तरीके से हमने ये करके दिखा दिया। अब दूसरा ले लेते हैं। दूसरी संख्या थी हमारी 510 और 92, 510 और 92 है ना। तो पहले तो दो संख्याओं का गुणनफल ले लो आप यहाँ पे, इसकी जांच, इसको मिटा देता हूं मैं एक बार यहाँ से। दो संख्याएं हमारी क्या क्या आपकी बार 510 और 92, तो दो संख्याओं का गुणनफल 510 गुणा में 92, 510 गुणा में 92, इनकी गुणा कर लेते हैं हम 510 गुणा 92 की। तो यहाँ कर लो क्या 510 गुणा 92, 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, अब 92 से 9 से कर देंगे, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, ये 9 सॉरी क्या है ये 9 का 0 का 0, कुछ गलत कर दिया क्या, 0 का 0, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, ये हो जाएगा हमारा 0 2 9 6, ये आएगा हमारा 46,920 है ना, 46,920। अब बात करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ की, इनका एलसीएम और इन्हीं का एचसीएफ, दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना था भाई हमारा, एलसीएम था 23,460 और एचसीएफ सिर्फ 2, तो ये तो मुंहजबानी हो जाएगा, इसका डबल कर दें ना, 0 2 6 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 46,920, ये भी 46,920, ये भी 40, तो हमने ये इसको हमने जांच में पाया कि बिल्कुल ठीक है। क्या पाया जांच में आपने, जांच में पाया भाई दो संख्याओं का गुणनफल है ना, और उन संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम कितना है 23,460 था है ना, और एचसीएफ कितना था 2, दोनों का सबका गुणनफल कितना आ गया 46,920। तो ये जांच में हमारा बिल्कुल ठीक है, खरा है। अब तीसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरा सवाल था हमारा 336 और 54, तो इसमें भी ऐसे ही कर लेंगे, 336 और 54 एक बार इनकी गुणा कर लेते हैं, 336 गुणा में 54, 336 गुणा 54 की गुणा यहाँ कर लेते हैं। संख्याओं का गुणनफल और उनके एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल बराबर होता है, ये एक सूत्र है, इसको याद कर लीजिए आप लोग है ना। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होगा, उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इसके ऊपर आधारित सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं, एक दो सवाल आएगा आगे वो करेंगे हम, ठीक है। पहले इनकी गुणा कर लेते हैं, हम बात कर रहे थे 336 और 54 की गुणा करने की, 336 और 54, 4 6 24 से लगे तो 4 3 12 12 तो 14 से लगा 1, सॉरी दोबारा कर लेते हैं, 4 6 24, 4 3 12 12 तो 14 से लगेगा, क्या कर रहा है भैया 4 6 24, 4 से 12 तो 14 से लेगा 1, 4 से 12 12 और 1 13, एक काटा लगा देंगे, 5 6 30,
5 तिया 15, 15 और 3 18, इसके लगेगा 1, 5 तिया 15, 15 और 1 16, ये हो गया हमारा। हो जाएगा 4 4 11 7 और 1 8 और 1 ये 1, ये हो गया 18,144 ना, ये 18,144। अब बात करते हैं कि HCF की। HCF कितना है इनका? HCF है 6। LCM कितना है? LCM है इनका 3024। तो LCM और HCF की गुणा कर देते हैं। कोई सा पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले HCF लिखो या LCM लिखो। HCF हमारा 6 और ये है हमारा 3024। इसकी सीधी सीधी गुणा करते हैं यहाँ पे। 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, ऐसे का 6 3 18, ये भी 18,144 आ गया। हमने यहाँ पे देखा, जांच में पाया कि भैया दो संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा? 18,144। दोनों का HCF LCM गुणनफल कितना आएगा? 18,144। इसके बाद आप लिख देंगे नीचे कि भैया दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है उनके HCF और LCM के गुणनफल के 6 गुणा 3024। यही हमें करके दिखाना होता है कि ये बराबर है भैया 18,144 के।